हाय एवरीवन, हम डिस्कस करने वाले हैं आज अबाउट ओशन वाटर सैलिनिटी के पैटर्न के बारे में एनालिसिस करना है। सिंपल और इजी टॉपिक है। बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ओशन का सॉल्ट कॉम्पोजिशन रहता है NaCl, ठीक है। 78% NaCl रहता है। फिर आपका रहेगा MgCl, MgSO4 और NaSO4, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहता है सॉल्ट का। अब जनरली सॉल्ट्स रहते हैं ओशन में, जनरली इसका 35.5 पार्ट्स पर मिलियन सॉल्ट्स रहते हैं इन द अमाउंट ऑफ ओशनिक वाटर। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कितना? ओशन के 1 मिलियन पार्ट्स में 35.5 सॉल्ट के पार्ट रहते हैं। जहां 35.5 से ज़्यादा सॉल्ट के पार्ट्स बढ़ गए तो देन ओशन वाटर वुड बी कॉल्ड एज सलाइन वाटर। सलाइन वाटर होगा, ठीक है। और जहां पार्ट्स थोड़े से कम हो गए तो नॉर्मल वाटर बोला जाएगा, ठीक है। ये सब बातें पर डेंसिटी वगैरह ये सब कर चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन, प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। मैं जो बता रहा था ना कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या रहता है, सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट बढ़ने पे और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व सकते हैं तो सैलिनिटी। ये रिलेशन याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा एवेपोरेशन बढ़ेगा। पानी है, इसके अंदर सॉल्ट है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवेपोरेशन होगा तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। पानी का लेवल कम हो जाएगा पर सॉल्ट्स तो उतनी ही है ना। मान के चलो 100 ग्राम पानी था, ठीक है। अब अगर चलो 500 लीटर पानी था, सब बोलोगे कि अभी यूनिट्स में सर गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। 500 लीटर पानी था, 500 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर ले लो, 500 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 500 मिलीलीटर पानी में एक कप में क्या हो गया आपका, 50 ग्राम हमने सॉल्ट डाला। अब मैंने इवेपोरेट किया तो 500 मिलीलीटर की जगह मान के चलो वो इवेपोरेट के 100 मिलीलीटर पानी बच गया, पर सॉल्ट तो 50 ही है, तो सैलिनिटी किसकी ज़्यादा होगी? पहले ज़्यादा पानी में उतना ही सॉल्ट डिजॉल्व था तो सैलिनिटी कम थी। अब कम पानी हो गया और सॉल्ट उतना ही है, तो कम पानी में सॉल्ट ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है तो सैलिनिटी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में? ये फंडा बता रहा है, एक्चुअली इवेपोरेशन से होता है। डेंसिटी सैलिनिटी प्रोपोर्शनल है भाई, सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पानी भारी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी बढ़ जानी है, ठीक है। और टेम्परेचर और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन रहता है ऑब्वियसली। टेम्परेचर बढ़ाओगे जैसे लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा होती है, पानी को गर्म करोगे तो वो गैस बनेगा तो डेंसिटी कम होगी। बात समझ में आई? तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है। वो ओशन वाटर सैलिनिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ओशन वाटर सैलिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स विद इन ओशनिक बेसिन एक्सप्रेस एज अ पार्ट्स पर 1000। पार्ट्स पर 1000 भी लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन भी लेते हैं, ठीक है। The concentration of the amount of saline materials may change from equator towards pole with oceanic water mass, but the proportion of ratio of the salt remains same. देखो प्रोपोर्शन जितना कितना है, प्रोपोर्शन जैसे 78% NaCl हो गया, 10% MgCl हो गया, ये प्रोपोर्शन सेम रहेगा। हाँ, पर 35.5 ppm की जगह ये 50 ppm हो सकता है, 100 ppm हो सकता है, ये चीज हो सकती है। पर जो रेशियो है जितना 7:2:2 का जो भी रेशियो बन रहा है सोडियम सॉल्ट्स का, मैग्नीशियम, वो रेशियो सेम होगा, पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, बट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्या बोल रहा है ये जनरली, यहां पे देखते हैं। अच्छा, आगे वाली स्लाइड में बात देखते रुको। फैक्टर्स कौन कौन से ओशन के सैलिनिटी वगैरह को डिटरमाइन करते हैं? टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसकी बात हमने अभी कर ली है। टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब थोड़ी सी हम बेसिक बातें और देख लेते। आई एम सॉरी, कोरोना का काल चल रहा है भैया। खैर मुझे तो हो चुका है, आई एम ऑलरेडी अ कोविड वॉरियर। ये मान के चलो 0 डिग्री है अर्थ। अब एक बंदा है, मेरे को क्या पता, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब एक बंदा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है जनरली, तो क्या होना चाहिए, सैलिनिटी इसकी डिक्रीज होनी चाहिए कि इंक्रीज होनी चाहिए? सैलिनिटी हमेशा डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा, वार्म वाटर। फिर जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वेटर में होना चाहिए और धीरे धीरे मिनिमम टेम्परेचर पोल में, इस रिलेशन के हिसाब से। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे बैठा 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, 30 डिग्री,
क्या होता है, इक्वेटर पे नो डाउट सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, पर इक्वेटर में जनरली क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन होके क्या हो रहा है कि सैलिनिटी बढ़ रही है, पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, सॉल्ट्स वहीं पे रह जा रहे हैं समुद्र में, सैलिनिटी बढ़ रही है। पर भाई ये भी तो देखो, डेली इवेपोरेशन होके डेली बादल बन के डेली रेनफॉल हो जा रहा है, कोपेंस में देखा था हमने। तो जितना पानी इवेपोरेट होकर उतना पानी ऐड भी तो हो जा रहा है, और पानी रेनफॉल क्या रहता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है सैलाइन वाटर, सी वाटर में, तो सैलिनिटी ऑब्वियसली डाइल्यूट हो रही है। तो इक्वेटर में तो सबसे ज्यादा नहीं हो सकती। पर अगर मैं सब ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री पे देखूं, फिर क्लाइमेटोलॉजी लग रहा है 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर बना हुआ है। हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे क्लाउड्स नहीं बन पा रहे। ये रीजन बहुत अच्छे से क्लाइमेटोलॉजी में 2-3 बार बता चुका हूं, अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाई प्रेशर बन रहा है, डेजर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बन पा रहे, पर सनरेज तो आ रही है ना, सनरेज आ रही है और यहाँ पे इवेपोरेशन बराबर हो रहा है। इवेपोरेशन होकर वाटर वेपर्स वगैरह यहीं आपके सरफेस पे रह जा रहे हैं। वाटर वेपर एक हाइट पे पहुंचेगा तभी तो क्लाउड्स बनेंगे। अब ये हाई प्रेशर है जो एयर पार्सल से ये इवेपोरेट वाटर वेपर को ऊपर उठने ही नहीं दे रहा। मतलब कि क्या हो रहा है समझना, वाटर इवेपोरेट हो रहा है पूरे तरीके से, सैलिनिटी बढ़ रही है। पर इक्वेटर में क्या हो जा रहा है, इक्वेटर में बादल बन के रेनफॉल हो जा रहा है, तो सैलिनिटी वापस से कम हो जा रही है। अभी यहाँ पे सिर्फ सैलिनिटी बढ़ रही है, क्लाउड बन के रेनफॉल नहीं हो रहे, सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा है। मतलब कि फ्रेश वाटर रिमूव होता जा रहा है सिर्फ पानी से, तो सिर्फ सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे मैक्सिमम सैलिनिटी रहेगी, मैक्सिमम सैलिनिटी। फिर आप इसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो सनरेज कम होगी, सैलिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो एक्चुअल रिलेशन क्या निकाला, इक्वेटर से मैं जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ जाऊंगा तो सैलिनिटी विल इंक्रीज, इंक्रीज होकर मैक्सिमम कहां पे हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर जैसे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से मैं पोल में जाऊंगा तो सैलिनिटी विल डिक्रीज। एक्चुअली में ये चीज हो रही है। फंडे समझ में आए? बहुत अच्छी बात है। डाउट है पूछ लेना, उड़ा देंगे डाउट को अपन। ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल वाइज सैलिनिटी। अब वर्टिकल ओशन वाइज सैलिनिटी देख लेते हैं। वर्टिकल ओशन, ये ओशन हो गया, ये अप्रोक्स मान लो 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया, ये पूरा ओशन बॉटम। ध्यान से देखना, जनरली क्या हो रहा है, ओशन वाटर आई, ये सैलिनिटी ऐसे डिक्रीज हुई और ये ऐसे पार्ट पे आ गई, ठीक है, ये डेप्थ पे। टॉप लेयर पे क्या हो रहा है, ये 500 से 1000 रहता है ना, 500 से 1000 टॉप लेयर पे। ये मैं सैलिनिटी और टेम्परेचर, पहले मैं टेम्परेचर का पैटर्न देखो। ओशन के डीप में जो टेम्परेचर का पैटर्न होगा ये सैलिनिटी, ये टेम्परेचर एंड सैलिनिटी यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। नॉर्मल कंडीशन पे टॉप पे क्या रहेगा, सनरेज आ रही है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो सैलिनिटी भी ज्यादा रहेगी। जैसे ही मैं अंदर जाता रहूंगा, अंदर जाने से क्या होता रहेगा मेरा, समझना बात को ध्यान से समझना। जैसे ही मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो क्या सैलिनिटी एकदम से डिक्रीज होगी, ठीक है, सैलिनिटी और टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज होगा। फिर एक मान के चलो 2 किलोमीटर के नीचे कांस्टेंट टेम्परेचर और सैलिनिटी रहेगी। क्यों, कोल्ड वाटर होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर के साथ साथ सैलिनिटी भी डिक्रीज होगी। तो इस पॉइंट पे जहां पे एकदम से टेम्परेचर और सैलिनिटी डिक्रीज हो रही है, अगर टेम्परेचर का एकदम से जहां पे फॉल हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, थर्मोक्लाइन। और सैलिनिटी का जहां पे एकदम से फॉल हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, हेलोक्लाइन। नॉर्मल कंडीशन, बात समझ में आई, ठीक है। ओशन सरफेस है, नॉर्मल सैलिनिटी वगैरह रहेगी, फिर एकदम से कम क्यों होगी, क्योंकि नीचे जाऊंगा सनरेज नहीं पहुंच पाएगी तो टेम्परेचर भी गिरेगा और सैलिनिटी भी गिरेगी। बहुत अच्छी बात है। थर्मोक्लाइन हेलोक्लाइन समझ में आ गया, कोई शक इसमें होना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं। आपका फेवरेट कलर ले देते हैं, पर्पल। चलो, ये नॉर्मल कंडीशन। अब मैं बैठा हूं कहां पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 डिग्री, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहां पे मेरे को पता है कि भाई सैलिनिटी मैक्सिमम हो रही है, तो मैंने और ज्यादा सैलिनिटी बढ़ा दी। मेरे को पता है टेम्परेचर भी मैक्सिमम हो रहा है, इक्वेटर में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो जा रहा है डेली, तो टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ का देखो कर्व ऐसा बनेगा, ये आया फिर नॉर्मल ऐसा,
मतलब यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में बना रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है सरफेस पर, सैलिनिटी भी ज़्यादा है, ऐसा कब मिलके दोनों। फिर नीचे जो वाला जो रीजन रहेगा पाइनोक्लाइन वाला, वो सब में कॉमन रहेगा। क्लियर? समझ में ये बात? बहुत अच्छी बात है। अब मैं बना रहा हूँ पोलर रीजन 90 डिग्री। भाई देखो पोलर रीजन पे क्या सनरेज नहीं आ रही, तो टेम्परेचर भी कम रहेगा, सैलिनिटी भी कम रहेगी, ग्लेशियर से। तो इसका मैं ऐसे बना रहा हूँ कर्व, ये ऐसा आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी सरफेस से ही टेम्परेचर और सैलिनिटी कम रहेगी क्योंकि कोल्ड एयर है, और यहाँ पे ऊपर से ग्लेशियर्स भी रहते हैं। ग्लेशियर्स जैसे मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होकर वाटर में ऐड होंगे, तो टेम्परेचर, ये देखो टेम्परेचर सैलिनिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ये मिनिमम में रहेगा पोलर रीजन पे। ये हो गया आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ऐसा बना के आना है। बात समझ में आई? ठीक है। फैक्टर्स टेम्परेचर का रिलेशन देख लिया हमने, सैलिनिटी, प्रेशर। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता प्रेशर का, हाँ, over salinity. However, if high pressure conditions prevail with high temperature, more rate of evaporation but less precipitation, मतलब मैक्सिमम salinity रहती है। इसका हमने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन पे देख लिया प्रेशर का क्या रिलेशन रहता है। क्लियर? ये भी हमने देख लिया प्रेशर का रिलेशन। आउटफ्लो ऑफ रिवर समझना। इंडिया, इंडिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सेम लेवल पे, सेम लैटिट्यूड पे। अब थोड़ी देर सोचो कि इन दोनों में सैलिनिटी किसकी ज्यादा होगी, दिमाग लगाओ। तुरंत आंसर चाहिए मेरे को, 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। सेम लैटिट्यूड, salinity of Arabian Sea would be more than that of Bay of Bengal। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो इंडिया में जो मैक्सिमम रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स है ईस्ट फ्लोइंग, 70% रिवर्स है ईस्ट फ्लोइंग। गंगा, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे ईस्ट में ही आ रही है, ठीक है। फिर साथ साथ कौन था, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सब ईस्ट में आ रही है। तो रिवर्स क्या लाती है, फ्रेश वाटर। ये सॉल्ट में पहले इनिशियल सैलिनिटी थी, पर ये रिवर्स ने क्या किया, लाके फ्रेश वाटर ऐड कर दिया बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम होगी। अरेबियन सी में इतने फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो पाया, तो अरेबियन की सैलिनिटी ऑब्वियसली वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बे ऑफ बंगाल। क्लियर? ठीक है। ओपन एंड क्लोज सी, ये चीज समझना है। इफ ओपन एंड क्लोज सी आर लोकेटेड एट द सेम एल्टीट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड भी आएगा दोनों। इन सब ट्रॉपिकल जोन देन मैक्सिमम सैलिनिटी गेट्स एक्नॉलेज बिटवीन क्लोज सी बिकॉज सब ट्रॉपिकल इन्फ्लुएंस एंड कंडक्शन हीटिंग ऑफ लैंड। सब ट्रॉपिकल रीजन है, 30 डिग्री 20 डिग्री, दो लेक है, एक खुला हुआ ओपन सी है और एक क्लोज सी है, मतलब आजू बाजू यहाँ पे कॉन्टिनेंट है। मैक्सिमम सैलिनिटी एक्लोज बिटवीन क्लोज सी। समझना बात को, ध्यान से समझो। वर्ल्ड मैप खोलो, जल्दी से खोलो वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में देखो दो सी देखो आप, एक मेडिटेरियन सी देखो और एक कैस्पियन सी देखो, सेम लैटिट्यूड पे। अब क्या हो रहा है, जो यहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, क्लोज सी की बात कर रहा हूं, इवेपोरेशन हो रहा है, तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ पानी इवेपोरेट होता हुआ जा रहा है, मतलब कि पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, फ्रेश वाटर का एडिशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? फ्रेश वाटर का एडिशन नहीं हो रहा, पानी खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली सैलिनिटी वुड बी मैक्सिमम। ऑन कॉन्ट्ररी अगर कोई ऐसा एक सी है, ये ओपन सी है, मेडिटेरियन सी ओपन सी है, ये मेडिटेरियन सी किससे कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन से, इसलिए ओपन सी हो गया। क्लोज सी जिसका किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कॉन्टिनेंट के बीच में घिरा पड़ा है, और ओपन सी ऐसा कोई सी वगैरह जिसका बड़े ओशन से कनेक्टिविटी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, सॉल्ट्स जैसे ही बढ़ रहे हैं, पानी नहीं आ पा रहा, पर अटलांटिक ओशन का जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो इससे मिक्सअप होता जा रहा है, ये दोनों पानी मिक्स होते जा रहे हैं, तो इसकी सैलिनिटी जैसे ही बढ़ रही है, इवेपोरेशन होकर यहाँ से पानी आ जा रहा है, पानी का एडिशन तो हो रहा है ना, तो इस वजह से इसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी ओपन सी की।
बात समझ में आई? ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन पे ओशन ओपन मतलब ओशन की सैलिनिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू क्लोज्ड ओशन। बट अगर मैं टेम्परेट एंड पोलर रीजन की बात करूं, ये मान लो टेम्परेट और पोलर रीजन 90 से 60 डिग्री, यहाँ पे एक ओशन ओपन है और एक क्लोज्ड ओपन है। ठीक है, तो इसमें ओपन ओशन की सैलिनिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? सनरेज नहीं आ रही टेम्परेट रीजन पे, सनरेज नहीं आ रही, कम आ रही, तो इवेपोरेशन का रोल नहीं है। यहां पे क्या होता है, ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर का एडिशन हो रहा है। फ्रेश वाटर यहां पे ऐड होता जा रहा है, तो फ्रेश वाटर ऐड होता ही जा रहा है इसमें ओपन वाले में, तो ऑब्वियसली सैलिनिटी डिक्रीज होती जाएगी ग्लेशियर्स मेल्ट होगी। ऑन कॉन्ट्ररी यहां पे भी फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है ग्लेशियर्स मेल्ट होगी, पर क्योंकि ये ओपन ओशन से कनेक्टेड है, तो ओपन ओशन का सैलाइन वाटर भी इसमें ऐड होता जाएगा, तो इसके वजह से ओपन सी की सैलिनिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू क्लोज सी इन कहां पे, आपके टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। बात समझ में आई? प्रीम के फेवरेट चीज है ये सब। ठीक है, तो ये हमने देखा बेसिक किसके बारे में, ओशन के पैटर्न के बारे में। अब बहुत छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, ओशन वाटर के मूवमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओशनिक करंट्स हम पूरा देख चुके हैं, छोटा सा टाइड्स एंड वेव्स देखना। वेव्स देख लो, ये ऑक्सिलेटरी मूवमेंट रहता है, ऐसा क्रस्ट ट्रफ साइन वेव टाइप का बनता है, ऊपर वाला क्रस्ट रहेगा, नीचे वाला ट्रफ, और दो क्रस्ट और या फिर दो ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस रहता है लैम्डा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। हाइट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन रहता है, क्रस्ट ट्रफ, सिंपल वेव्स रहते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, और जो ओशनिक करंट्स रहते हैं लंबे चलते हैं। वेव्स विंड की वजह से हो सकता है, ठीक है, बड़े तालाब वगैरह जो भोपाल वगैरह में है, ठीक है, जो भोजताल है, और डिफरेंट जो नैनीताल में लेक्स वगैरह बोले लेक्स, यहाँ पे भी वेव्स वगैरह बन सकते हैं। पर ओशन करंट सिर्फ ओशन करंट्स और वेव में ये डिफरेंस है, ओशन करंट लॉन्ग डायरेक्शन के लिए रहता है, लंबा लंबा चलता है, एक लैटिट्यूड से दूसरा लैटिट्यूड, ये शॉर्ट रहता है जनरली। ठीक है, टाइड्स टाइड्स क्या रहता है, टाइड्स बचपन से हम सब पढ़े हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से ओशन का पानी जो ऊपर खिंचता है, बड़ा वेव बनता है, उसे हम टाइड्स बोलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून एंड सेंट्रीफ्यूगल पुशिंग फोर्स ऑफ अर्थ, बचपन से पढ़ रहे हैं यार, इसमें कुछ है नहीं समझाने का। टाइड्स पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल्स वंस और ट्वाइस अ डे। ठीक है, पीरियोडिकल राइज कॉज बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से पुशिंग फोर्स लगती है, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। The vertical movement of waters are different from the movements of ocean water caused by meteorological effects like wind, atmospheric pressure. ये विंड इन सब का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसमें जनरली ग्रेविटेशन फोर्स का ही चलता है। वर्टिकल मूव हो रहा है, ऊपर नीचे। वेव और आपके करंट्स कैसे हॉरिजॉन्टल मूव होते हैं, ये ऊपर नीचे होता है। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू ग्रेट एक्सटेंट इज द मेजर कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ टाइड। मून क्योंकि अर्थ के पास है तो वो तेजी से खींचता है, अर्थ के पानी को खींच के अपने पास लेता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जाने नहीं देता, इसलिए ऐसा वेवी मूवमेंट होता है। सन्स ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द अदर व्हिच एक्ट्स अलोंग मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखना अभी डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा क्या बोल रहा है। ये देखो, टाइड्स दो टाइप की होती है, एक स्प्रिंग टाइड्स होती है, एक नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स ये वाली रहती है, देखो जब सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स दोनों साथ में खींच रहा है तो ये टाइडल बर्थ जो हो रहा है, मैक्सिमम टाइड्स। सन और मून का जो फोर्स है, अर्थ का ही एक ऑपोजिट लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बल्जिंग होगी, अर्थ पुश कर रहा है, इसकी इक्विवेलेंट न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह लग रहा है। इधर से पुल हो रहा है तो इधर से पुश भी होगा, ये पुश की वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसके वजह से दिन में दो टाइड्स आते हैं, टाइडल बर्थ जाते हैं, एक अर्थ एक मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल टाइड, और इसी के ऑपोजिट आएगा सेंट्रीफ्यूगल टाइड जो अर्थ के पुशिंग। न्यूटन थर्ड लॉ, जितना मैं खींच रहा हूं उतना ही उस साइड भी, जितना इस साइड फोर्स लग रहा है उतना उस साइड भी फोर्स लग रहा है। इस साइड फोर्स कौन लगा रहा है, सन और मून का ग्रेविटेशन, उस साइड फोर्स कौन लगा रहा है, धक्का देने वाला अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये आपका हो गया बेसिक टाइड। ये वाले टाइड्स देखो जहां पे ये तीनों एक ही लाइन पे है, जब वहां पे मैक्सिमम टाइड्स आ रहे, इसको क्या बोलूंगा मैं, स्प्रिंग टाइड्स। और अगर इन केस मून यहां पे हो जाता या फिर सन यहां पे हो जाता डिफरेंट पोजीशन पे, तो आपस में टाइड्स बढ़ जाते हैं, यहां पे छोटे छोटे टाइड्स आते हैं, इनको क्या बोलूंगा मैं, नीप टाइड्स। ठीक है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है टाइड्स पे। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका क्या हो गया,
मेजर ओशनिक मतलब बेसिक हमने क्या देखा है, टाइड्स वगैरह और उसके करंट्स के इम्पैक्ट्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली बचा है आपका कोरल रीफ्स बचा है और एल नीनो। चलिए, थैंक यू सो मच।